नमस्ते मित्रों, मैं हूँ राज मस्ताना और ऑल इन वन कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, हम पढ़ रहे थे संधि और हमने उसमें पढ़ा था संधि के महत्वपूर्ण तथ्य। उसके अंत में जो पढ़ा था मित्रों, वो पढ़े थे हमने संधि के भेद। अब हम उन्हीं संधि के भेदों से आगे अध्ययन कर रहे हैं। वो आज शुरुआत करते हैं हम स्वर संधि की। तो मित्रों, आइए हम स्वर संधि से आरंभ करते हैं। पहली है मित्रों स्वर संधि। संधि को समझाने के लिए मित्रों मैंने जो संधि के भेद बताए थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, उनकी संक्षिप्त में थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं बताई थी। आज हम उन परिभाषाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे और स्वर संधि का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो, स्वर संधि क्या है। मैंने जब परिभाषा बताई थी तो ये बताई थी मित्रों कि स्वरों में परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ उसी परिभाषा को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। देखो मित्रों, हमने जब संधि की परिभाषा पढ़ी थी तब हमने ये पढ़ा था कि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। यहाँ उसी विकार या परिवर्तन को थोड़ा स्पष्ट किया और उसे नाम दिया नए स्वर का निर्माण। ठीक है, उसी विकार या परिवर्तन को हमने क्या नाम दे दिया? नए स्वर का निर्माण। उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। देखो उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण है हमारे पास विद्या प्लस आलय। यहाँ क्या है मित्रों? आ है और यहाँ पर भी क्या है मित्रों? आ है। और इन दोनों के योग से जो नया स्वर बन के आया वो क्या है मित्रों? आ। और नया शब्द क्या बना? विद्यालय। दो स्वर, पहले भी स्वर है और बाद में भी स्वर, दो स्वरों के परस्पर मेल से आ और आ से नए स्वर का निर्माण आ, ये क्या हुआ? विद्यालय। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे विस्तार से और देखेंगे। यह समझाने के लिए छोटा सा उदाहरण दिया था, बहुत आसान सा उदाहरण है। अब हम देखते हैं स्वर संधि के भेद। और स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया मित्रों? 5 भागों में। कितने भागों में? यहाँ मैं मित्रों थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ कि इनमें कौन कौन से स्वरों का निर्माण होता है। देखो, दीर्घ में जो निर्माण होता है मित्रों, आ और ई, उ और री, इन चार का निर्माण होगा दीर्घ में। गुण में क्या होगा? ए और ओ का निर्माण होगा। ठीक है मित्रों। वर्दी में क्या होगा? वर्दी में मित्रों निर्माण होगा आई और औ, इन स्वरों का निर्माण होगा। और यण में देखो, यण में जो निर्माण होगा मित्रों वो होगा य और व और र। मित्रों ये कोई स्वर नहीं है लेकिन इनका निर्माण हो रहा है। यहाँ सभी स्वर हैं जो निर्मित हो रहे हैं, वो सभी स्वर हैं। और अय आदि में होगा मित्रों अय, आय, औ और आ, इनका निर्माण होगा। देखो, यण में भी स्वर नहीं है और अय आदि में भी स्वर नहीं। पहले स्वर आरंभ में स्वर आ रहा, बाद में ये वह और वह अलंत आ रहे है ना। तो इस प्रकार यहाँ इनका निर्माण होगा। ठीक है मित्रों। अब हम मित्रों आगे देखते हैं, दीर्घ संधि का विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसकी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, यहाँ दो समान स्वरों का मतलब क्या है? दो समान स्वर। देखो, जैसे पहले ए है या आ और उसके बाद में उसके योग में ए या आ आकर मिल जाए तो निर्माण किसका होगा? दीर्घ स्वर यानी कि आ का। ठीक है, इसी प्रकार देखो, भले पहले ई हो या ई और उसके योग में भले ई मिले या ई मिले, फिर भी निर्माण किसका होगा? ई का। ठीक है, देखो पहले चाहे ऊ हो या ऊ हो और उसके योग में चाहे छोटा ऊ आके मिले चाहे बड़ा हो, फिर भी निर्माण किसका होगा? बड़ा होगा। ठीक है, इसी प्रकार चाहे री हो या
री, उसके योग में भी चाहे री मिले या री, फिर भी निर्माण किसका होगा? री का। देखो या दो समान स्वरूप का मतलब है चाहे ए हो या आ हो, ए हो या आ, परंतु निर्माण किसका होगा? दीर्घ स्वर यानी कि आ का निर्माण होगा। निर्माण इनका होगा, इन चारों का क्या होगा मित्रों? दीर्घ संधि में इन चारों का निर्माण होगा। जो नए स्वर हमारे सामने निकल कर आएंगे वो ये होंगे। देखो उदाहरण देखो, एक एक उदाहरण देखो। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, राम प्लस आयन, रामायण। यहां क्या था? ए है और यहां भी क्या है? ए है। यहां क्या है? ए और यहां भी ए, और जो बनकर आया वो क्या है? आ है। इन दोनों के योग से क्या किसका निर्माण हुआ? इस आ का। देखो ये दीर्घ स्वर, ठीक है। इसी प्रकार देखना इस ई में देखो, चाहे मैं यहां इस ई में देखो, रवि प्लस इस, देखो इस ई व के अंदर जो ई की मात्रा है वो छोटी ई है और यहाँ क्या है? बड़ी ई। फिर भी निर्माण किसका होगा? इस बड़ी ई का, और नया शब्द बनकर आएगा वो है रवीश। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार देखो इस उ और उ में देख लो इसमें देखो, भानु प्लस उदय, भानु दे। देखो यह क्या था? छोटा उ, यह भी क्या है? छोटा उ, परंतु निर्माण किसका होगा? बड़े उ का। ठीक है। इसी तरह देखो इसमें क्या होगा? मातृ है प्लस ऋण है, निर्माण किसका होगा? मातृ। इस बड़े री का निर्माण होगा। ठीक है मित्रों, ऐसे देखो यह समान स्वर का मतलब है मित्रों, पहले चाहे ए हो या आ हो, बाद में ए हो या आ हो। ठीक है, समान स्वर का मतलब यही है। ठीक है, तो वो होंगे मित्रों महत्वपूर्ण उदाहरण होंगे। देखो पहला उदाहरण हम देखते हैं, अभयारण्य। अभयारण्य ये एक शब्द है। देखो मित्रों इसका विच्छेद हम करेंगे, अभय प्लस अरण्य। देखो यह क्या है मित्रों? यह है ए। हमें पता कैसे चला? ये करेंगे ना मित्रों, तो हमारे सामने ये और ए निकल कर आएगा। ठीक है, इस प्रकार यह क्या होगा? ए होगा, और यहाँ क्या है? ए है, और जो नए स्वर का निर्माण होगा यहाँ भी क्या है मित्रों? ए है, और नए स्वर का निर्माण होगा वो क्या होगा? आ होगा। तो अब शब्द जो बनेगा ना वो क्या होगा मित्रों? अभया प्लस रण्य, यानी कि अभयारण्य। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों मैंने यही उदाहरण क्यों लिया? दीर्घ संधि के बहुत से उदाहरण थे, लेकिन हम सामान्यतः देखते हैं कि अभयारण्य शब्द को हम कहीं लोग ऐसे लिखते हैं जो क्या है? गलत है। ये गलत है, क्योंकि यदि हम इसके संधि विच्छेद करेंगे ना तो या तो हम लिखेंगे अभि प्लस आरण्य, ऐसा करेंगे, और ये संधि विच्छेद क्या है तो गलत है। ठीक है, या फिर हम इसका विच्छेद करेंगे अभ्य प्लस आरण्य, जो ये भी क्या है तो बिल्कुल गलत है। मैंने यह उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि इस उदाहरण को हम अशुद्ध बहुत लिखते हैं, शुद्ध शब्द होता है अभयारण्य। देखो हमने दो बातें कही थी तो मैंने इसके जो नियम पढ़ाए थे वह एक बात कही थी कि अर्थ की साम्यता होना बहुत जरूरी है, और यहाँ अर्थ साम्यता इसी में बैठ रही है। कहाँ? देखो ये लिखा हुआ अभय, 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 यानी कि जब
कोई भय ना हो, अभय, अभय। और अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, बिना भय का जंगल, ऐसा जंगल। अभयारण्य किस लिए बनाया जाता है? अभयारण्य इसलिए बनाया जाता है कि वहां पर रहने वाले सभी जीव जंतु बिना भय के विचरण कर सके, इसलिए अभयारण्य। ये अर्थ की साम्यता भी बैठ रही है, सब कुछ यहाँ ठीक है। तो अभयारण्य शब्द मित्रों ऐसे लिखा जाता है, शुद्धता और संधि होगी, संधि शब्द ऐसे होगा अभयारण्य और विच्छेद होगा अभय प्लस अरण्य। ठीक है मित्रों। रजनीश, रजनीश का विच्छेद होगा मित्रों रजनी प्लस ईस, और नया जो शब्द सामने आएगा वो होगा मित्रों रजनीश। रजनीश किसे कहते हैं मित्रों? रजनीश कहते हैं मित्रों चंद्रमा को। यह क्या है? ई है, और यहां पर भी क्या है? ई। यहां पर भी क्या है? ई। और जो नया स्वर सामने आएगा वो भी होगा ई, वो भी क्या होगा? ई। तो बड़े की मात्रा आ जाएगी रजनी में और ईश। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण देखते हैं मित्रों। अगला उदाहरण होगा हमारा परीक्षा। देखो परीक्षा शब्द भी ऐसे लिखा जाता, इसका विच्छेद देखो परि प्लस इच्छा। देखो यह क्या है? ई है। यह क्या है? ई है। नया स्वर क्या हुआ? ई, और शब्द क्या बना? परीक्षा। यह शब्द भी मित्रों हमें कई बार गलत लिख दिया जाता और हम इसे लिख देते हैं ऐसा। क्या लिख देते हैं? ऐसा, जो क्या है? गलत है। इस परीक्षा शब्द का अर्थ होता है मित्रों कीचड़। क्या होता है? कीचड़, पंख। अगला उदाहरण देखते हैं मित्रों, वो है अनुदित। देखो इसका विच्छेद क्या होगा? इसका विच्छेद होगा मित्रों अनु उदित। क्या होगा? अनु प्लस उदित। देखो यह क्या है? छोटा उ। यह क्या है? छोटा उ, यानी कि उ और उ, और जो निर्माण होगा वो किसका होगा? बड़े का। और यह क्या है? छोटा उ, यानी कि उ और उ, और जो निर्माण होगा वो किसका होगा? बड़े का। और इसकी मात्रा क्या होती है मित्रों? ये। तो नया शब्द हमारे सामने जो आया मित्रों वो है अनुदित। मित्रों इस अनुदित का जो अर्थ होता वो होता है जिसका अनुवाद किया गया है। और ये अगर हम अनुदित ऐसे लिखें अनुदित, तो इसका देखो अन प्लस उदित, यहां कोई संधि ना होकर क्या होगा? संयोग होगा, और नया शब्द होगा मित्रों अनुदित, जिसका अर्थ होगा जो अब तक कहा न गया है या जिसे कहा न गया हो। ठीक है, देखते मित्रों भानु प्लस उदय। नया शब्द हमारे सामने आएगा मित्रों भानु दय। अगला उदाहरण देखते हैं मित्रों रे वाले। देखो देखो पितृ प्लस ऋण। नया शब्द आएगा मित्रों पितृण। पितृण। देखो मैंने ये बताया था हिंदी वर्णमाला में कि हिंदी वर्णमाला में री दीर्घ स्वर कभी नहीं होता। दीर्घ स्वर क्या नहीं होता? री कभी दीर्घ नहीं होता। री दीर्घ नहीं होता, लेकिन यहां हम संधि पढ़ रहे हैं इसलिए हमें इस दीर्घ री को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संधि सिर्फ तत्सम शब्दों में होती है और तत्सम शब्द वो होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत के हैं। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार अगला उदाहरण हो जाएगा मातृ प्लस ऋण। मातृण। ठीक है मित्रों, मातृण। अगले उदाहरण और देखते हैं।
अब कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं मित्रों जो दीर्घ संधि के अपवाद कहलाते हैं। अपवाद, देखो मित्रों, अपवाद किसे कहते हैं? अपवाद उन्हें कहते हैं जो नियमों का पालन न करते हुए भी या तो नया शब्द बना लेंगे या फिर विच्छेदित हो जाएंगे। ठीक है, पहला है हमारे सामने अष्टादश। इसका हम जो विच्छेद करेंगे मित्रों वो होगा अष्ट प्लस 10। देखो ये विच्छेद हमने देखा तो यहां तो मित्रों ए आ रहा है, इस टाइम में तो ए है, लेकिन इस दे से पूर्व कोई ए नहीं है, यानी कोई स्वर नहीं है, ए या आ कोई स्वर नहीं है, फिर भी क्या बना? आ बना, आ की मात्रा आई और शब्द बना मित्रों अष्टादश। अष्टादश, तो यहां क्या हुआ मित्रों? यहां कोई स्वर न होते हुए भी आ की मात्रा आ गई। क्या हो गई? आ की मात्रा आ गई, इसलिए यह क्या कहलाएगा? अपवाद कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह मित्रों अष्टावक्र, इसका विच्छेद भी क्या होगा? अष्ट प्लस वक्र। इसमें भी वही बात, यहां ए है लेकिन यहाँ कोई स्वर यानी कि ए या आ नहीं है, फिर भी नए स्वर का निर्माण हुआ आ और शब्द बना हमारे सामने अष्टावक्र। ठीक है मित्रों, और उदाहरण देखते हैं अपवाद के। देखो मित्रों शब्द है विश्व, देखो विच्छेदित शब्द है विश्व प्लस मित्र। क्या है? विश्व प्लस मित्र, और जो शब्द संधि शब्द बनेगा वो बनेगा मित्रों विश्वामित्र। यहां क्या हुआ? यहां तो ए है और यहां कोई स्वर नहीं है। आप ये नहीं समझ लेना कि ये ई की मात्रा इस तरफ आ रही तो ई स्वर है, या कोई स्वर नहीं, क्योंकि स्वर हमेशा व्यंजन के बाद लगता है, या मैं प्लस ई इस प्रकार है। ठीक है ना, मैं स्वर हमेशा व्यंजन के बाद लगता है, तो यहां कोई स्वर नहीं, फिर भी क्या बना मित्रों? आ बना, है ना, और ये बन गया विश्वामित्र। ये भी अपवाद है। अष्टावक्र हो गया, विश्वामित्र हो गया, एकादश हो गया, अष्टादश इसी प्रकार है। अष्टादश, अष्ट प्लस 10, यह भी अपवाद है। अष्टादश। ठीक है मित्रों, अब देखो कुछ तद्भव शब्द है वो देखते हैं। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द यानी कि शब्द तो कैसे है? तद्भव है, लेकिन उनमें क्या हो रही? संधि हो रही या जुगाड़ कर रखा। देखो मूसलाधार, मूसलाधार, ये कौन से शब्द है? तद्भव। तद्भव शब्द तो जानते हो कि तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं संस्कृत के वे शब्द जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग कर लिए गए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देखो इसमें क्या हुआ? मूसल प्लस धार। देखो यहां क्या है? ए है, लेकिन यहां कोई स्वर नहीं है, फिर भी क्या बना? आ बना, और मूसलाधार, नया शब्द क्या बना हमारे सामने? मूसलाधार, मूसलाधार। ठीक है, इसी प्रकार धड़ाधड़। देखो धड़ा धड़, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? धड़ प्लस धड़। ठीक है, या तो स्वर है लेकिन यहाँ कोई स्वर नहीं, यहाँ क्या है? ए है, लेकिन यहाँ प्लस में क्या है? कोई स्वर नहीं, फिर भी क्या बना लिया इसने? आ स्वर बना लिया, और शब्द बना धड़ा धड़। इसी प्रकार गड़ागड़, गड़ गड़, गड़ गड़, गड़ा गड़। ठीक है मित्रों, गड़ागड़ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आज इन वन कॉम्पिटिशन क्लासेस।
जय हिंद, जय भारत। और कोई प्रश्न जो चल रहे प्रसंग से संबंधित हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर डालिएगा, आपको जरूर उसका उत्तर मिलेगा।